नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। यूपी में जीत के बाद गुजरात पहुंचे पीएम मोदी। 2 साल बाद मां से मिले, पांव छूकर लिया आशीष। बीजेपी की बम्पर जीत से बौखलाई अघाड़ी सरकार। ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले से जुड़े मामले में मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस को भेजा नोटिस। ईवीएम पर थमा नहीं विवाद। यूपी में बीजेपी की जीत के बाद वायरल हो रहा ऑडियो। ईवीएम बदले जाने का किया जा रहा दावा। 5 राज्यों में पार्टी की हार के बाद एक्टिव हुआ कांग्रेस का G23 ग्रुप। राहुल के नेतृत्व पर उठाए सवाल। प्रियंका के यूपी प्रदर्शन पर भी हुई चर्चा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहाल की मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले की याचिका। कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने पर होगी सुनवाई। नजर डालते हैं पहली खबर पर, जहां यूपी फतह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने 2 साल बाद अपनी मां हीराबेन से मुलाकात कर पैर छूकर उनका आशीष लिया। पीएम की उनकी मां से मुलाकात की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इसके अलावा पीएम मोदी ने गांधीनगर में 12 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। रोड शो के 12 किलोमीटर लंबे मार्ग में प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी और उन्होंने मोदी पर फूल और मालाएं बरसाई। वहीं इस दौरान एक शानदार तस्वीर देखने को मिली, जहां चिलचिलाती धूप में 2 बच्चियां हाथों में पोस्टर लेकर पीएम को शुक्रिया कहने के लिए खड़ी देखी गई। डॉक्टर मनीष, जो सोशल मीडिया पर अब तस्वीर वायरल हो रही है पीएम मोदी और उनकी मां की मुलाकात की, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो रिश्ता अपनी मां के साथ है, वो अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति और उनका जो समाज के प्रति जो समर्पण है उसके बारे में बयां करता है। जब वो यूपी के अंदर जाते हैं और परिवारवाद के ऊपर जब वो हमला करते हैं और बड़ी ही बेशर्मी के साथ बहुत सारे पत्रकार, विपक्षी पार्टी के लीडर्स वो कटाक्ष करते हैं, तो ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो वो शर्मसार होते होंगे। देश का कोई दूसरा प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ कि जिसके पीएमओ में उसके परिवार वालों की फ्री एंट्री ना हो, पैसे न कमाया हो, गबन न किया हो, घोटाले नहीं किए हों। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां से प्यार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं, लेकिन अपने परिवार को अपनी राजनीति से वो बहुत दूर रखते हैं। जो उनका पर्सनल लाइफ है वो अपनी राजनीति में उसे जरा सा भी घालमेल होने नहीं देते। अब आपको मैं एक वाक्य सुना देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के उस वक्त। उनके भाई टीचर थे और उन्होंने वहां पे एक ऐसा कानून बनाया कि जिसमें टीचर्स को अलग अलग जगहों पे, क्योंकि वहां पे ट्यूशन स्टार्ट हो गया था, बहुत सारे ये थी, तो उन्होंने एक कानून बनाया कि भाई लोगों का बदली होगा, इधर के लोग उधर जाएंगे, उधर के लोग इधर आएंगे, ताकि जो अच्छे टीचर्स हैं वो रूरल इलाकों में भी जाकर के पढ़ाएं, तो वो एक एजुकेशन का स्तर भी उठेगा। अब इनकी जो बदली हुई इनके भाई की, वो भुज की तरफ हो गई और वो तो बिल्कुल ही पानी की व्यवस्था नहीं थी उस वक्त वहाँ पे। तो वो माँ से मिलने आए तो सारे लोग, परिवार के लोग भी थे, और सारे लोग जो है वो रो रो कर बोल रहे थे कि आपने नियम बना दिया, अब इनकी बदली वहाँ हो गई है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई बदली हो गई तो कोई ना कोई वहाँ तो जाकर के पढ़ाएगा ही।
तो भाभी ये सारे लोग वो कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ पानी की दिक्कत नहीं है, वहाँ बहुत सारी माने पानी की समस्या है, वहाँ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ऐसा है, ट्रांसफ़र हो गया तो उसको तो मैं बदलूंगा नहीं, पानी नहीं है, पानी की मैं व्यवस्था कर दूंगा, और ये व्यवस्था सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, आप जहाँ भी रहेंगे उस शहर की व्यवस्था मैं कर दूंगा। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान में लोगों ने देखे हैं, तो कहीं मामा जी तो चाचा जी तो ताऊ, भाई, बेटा, भाभी, सारा खानदान, एक शख्स प्रधानमंत्री बना नहीं, लूटने खसोटने सारे लोग पहुंच जाते हैं। और आपने जो बात कही कि इस चिलचिलाती धूप में भी लोग सड़कों पे 12 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री के ग्लिम्स का इंतजार कर रहे थे, वो इसी बात के लिए कर रहे थे। तो टेलीविज़न चैनल पे जब परिवारवाद के बारे में डिस्कशन हो तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिए। यानी कि पीएम मोदी और उनकी मां की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उससे सीधे तौर पर परिवारवादियों को ये संदेश मिलता है कि किस तरह से राजनीति और परिवार को दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। वहीं दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार और ज्यादा बौखला गई है। अपनी इसी बौखलाहट में अब वो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाने में लगी है। ताजा मामले में मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस को सीआरपीसी 160 के तहत नोटिस भेजा है। ये नोटिस फडणवीस को ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग घोटाले मामले में भेजा गया है, जिसके तहत उन्हें 13 मार्च को सुबह 11 बजे हाजिर होने को कहा गया है। डॉक्टर मनीष, क्यों इस तरह से अब अघाड़ी सरकार देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाने में लगी है? देखिए, ये मसला बहुत ही पुराना है। मार्च 2021 में देवेंद्र फडणवीस ने एक खुलासा किया कि किस तरीके से गृह मंत्रालय में, जो उस समय अनिल देशमुख गृह मंत्री हुआ करते थे, वो फिलहाल अभी जेल के अंदर है, वहाँ किस हिसाब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पैसे का लेन देन हो रहा था। ये खुलासा देवेंद्र फडणवीस ने किया, और साथ ही साथ खुलासे के साथ ये भी दावा किया कि जो उस वक्त सीआईडी की चीफ थी, महाराष्ट्र इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जो चीफ थी आईपीएस रश्मि शुक्ला, उनकी रिपोर्ट और उन्होंने जो फ़ोन टैप किए थे बाकायदा सरकार के आदेश पे, उनके निर्देश पे, कोई इलीगल टैपिंग नहीं हुई थी, उसके तहत उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ आरोप लगाए थे। अनिल देशमुख ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोर्ट्स में उनको जो है हार हासिल हुई, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मसले को सीबीआई को दे दिया। मतलब इस जिस केस में उनको बुलाया जा रहा है, इसमें हाई कोर्ट ऑलरेडी ये फैसला ले चुकी है कि प्राइमा फेसी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जिसकी वजह से उनको बेल नहीं मिल रहा है, जेल के अंदर है वो। तो एक तो गलत काम हुआ, लेकिन जो खुलासा इन्होंने किया तो सरकार ने इनके खिलाफ एक केस दर्ज करा दिया, जिसको कहते हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। मतलब कि सरकार की कुछ अहम जानकारियां, सीक्रेट जानकारियां होती हैं, उसको आपने सार्वजनिक क्यों कर दिया? कुकर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, क्राइम हो रहा है। क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश नहीं हो रही, जो उसकी जानकारी दे रहा है उसको ही आरोपी बनाया जा रहा है। यही केस है। और कल मतलब रविवार 11 बजे उनको साइबर सेल में जाकर के बुलाया गया है। अब देखिए, वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है या पूछताछ करके उनको छोड़ा भी जा सकता है। तो कल 11 बजे तक इंतजार कीजिए कि भाई अघाड़ी सरकार देवेंद्र फडणवीस के लगाए आरोप के ऊपर क्या एक्शन लेना चाह रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी की ओर से एक के बाद एक अघाड़ी सरकार के मंत्रियों को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, जिसे दबाने के लिए अब अघाड़ी सरकार उल्टा बीजेपी के मंत्रियों को ही घेरना शुरू कर दिया है। वहीं अगर अगली खबर की बात करें तो यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार अखिलेश यादव से बर्दाश्त नहीं हो रही है। नतीजे सामने आ गए, लेकिन अखिलेश का ईवीएम को लेकर रोना बंद नहीं हुआ। अब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ईवीएम बदलने का दावा किया जा रहा है। हार के बाद सपा अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने तीसरा ट्वीट करते हुए उस शख्स को सुरक्षा देने की मांग की है जिसकी आवाज अब सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति खुद को टीचर बताते हुए कहता है कि उसकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी और उसने देखा कि ईवीएम बदल दिए गए। वे दावा करते हुए कहता है कि सपा की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी जीतने जा रही है क्योंकि ईवीएम बदल दिए गए हैं। डॉक्टर मनीष जी, क्या है ये वायरल ऑडियो का सच? देखिए, कोई सच नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ईवीएम पे सवाल उठाने वाले वो उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। ममता बनर्जी भी ने भी आज कह दिया ईवीएम की वजह से सब कुछ हो गया। भाई, बंगाल में क्या हुआ था? ईवीएम की वजह से आप जीती। ईवीएम पे सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाला केजरीवाल पंजाब में जीत गया, ईवीएम की वजह से जीता क्या? वो जीत होती है तो जनता ने जिता दिया और हार होती है तो ईवीएम की वजह से। ये कौन सा कुतर्क है? अब उस ऑडियो में क्या है? उस ऑडियो में यह शख्स बनारस की किसी सीट के बारे में वो बता रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीता। वो कह रहे कि भाई वो जीत रहा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन ईवीएम को बदल दिया गया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत नहीं रहा, उस ऑडियो के मुताबिक कांग्रेस पार्टी वाला जीत रहा। लेकिन अखिलेश यादव को अपनी हार वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए फौरन इसके ऊपर सोशल मीडिया की टीम जो है उनकी लग गई। ये देखो, ये देखो, ये ऑडियो। भाई, कौन आदमी है, नहीं आदमी है? भाई, आपको ये काम करना है, आप एफआईआर दर्ज करा दो। आप एफआईआर दर्ज करा दो। वो कौन दो लोग हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं या नहीं हैं, या कोई ऐसे ही फेंक रहा हो, डींगे हाँक रहा हो, ऑडियो सही है गलत है, लगे आप आरोप लगाने। अब उसमें जिस शख्स के बारे में वो कह रहा है कि वो तो जीत रहा था, वो थर्ड पोजीशन पे है, 10% वोट भी ना है, जमानत उसका जब्त हो गया। अब ये अजीबोगरीब स्थिति है। मतलब ये कि हारो तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो। और यही रीजन है कि इस तरह के लोग, इस तरह के नेता, इस तरह की पार्टियां जो अपने हार से कुछ सीखती नहीं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करती, अपनी गलतियों को समझती नहीं, वही लोग ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। अभी से उनको 2029 की तैयारी कर देनी चाहिए। अदरवाइज जिस तरह से 2017 में उन्होंने कह दिया कि ईवीएम की वजह से हार गए, अब फिर वही राग ईवीएम की वजह से हार गए। अब तब 2027 में फिर जब चुनाव होंगे तो फिर यही डायलॉग फिर से रिपीट करना पड़ेगा। लोग तंग आ चुके हैं इस तरह के लीडर से और इस तरह की बहानेबाजी से। जी बिल्कुल, अपनी हार स्वीकार ना किए जाने के चलते अब अखिलेश यादव ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। वहीं इस बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सभी जगह कांग्रेस को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है, जिससे पार्टी में सन्नाटा पसर गया और अब मौजूदा हालातों को देखते हुए पार्टी में सुधार की मांग उठने लगी है। कांग्रेस की हार के बाद G23 नेताओं का दल सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में इन नेताओं की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सभी नेताओं ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए। इसके साथ ही यूपी में प्रियंका गांधी के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल किए गए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस कार्य समिति के पहले G23 के नेता एक और बैठक कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष, क्या ये माना जाए कि अब ये जो बैठक बुलाई गई है इसके बाद कांग्रेस में विद्रोह होने वाला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में विद्रोह होके क्या होगा? ये एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गांधी परिवार की। वो मालिक हैं उनके। कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनको गांधी परिवार की गुलामी करनी पड़ेगी। अगर जो नहीं कर सकता है उसे पार्टी छोड़ के बाहर जाना होगा। ये बेसिक लाइन है। ये कोई डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। ये तो गांधी परिवार की मिल्कियत है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब इसमें रह करके कई सारे लोगों ने कहा कि भाई सोनिया गांधी को हम समझाते हैं। सोनिया गांधी तो धृतराष्ट्र हो चुकी हैं।
पुत्र मोह में उनको कुछ सही गलत समझ में नहीं आ रहा। और ये G23 है क्या? G23 एक ग्रुप है कांग्रेस के लीडर्स का, जो कभी सोनिया गांधी के गुड बुक में हुआ करते थे, जिनके बातों को सुन के सोनिया गांधी फैसला लिया करती थी। अब सारा कमान वो राहुल गांधी के पास चला गया है। राहुल गांधी को लगता है कि राहुल गांधी को एक अपना एक उनका पर्सनालिटी डिमेरिट है। वो अपने से ज़्यादा अक्लमंद, अपने से ज़्यादा बड़े, अपने से ज़्यादा सीनियर, अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस को अपने आसपास नहीं देखना चाहते। उनको लगता है कि जो तमाम सोनिया गांधी के साथ जितने भी लीडर्स थे बड़े बड़े, जिन लोगों ने 40-40 साल, 50-50 साल कांग्रेस की सेवा की, ये लोग पार्टी के लिए बोझ बन चुके हैं। तो वो उनकी बातें सुनते नहीं और इस वजह से एक के बाद एक गलतियां भी होती हैं। प्रचार प्रसार में भी उनका इस्तेमाल नहीं होता और किसके इशारों पे राहुल गांधी नाचते हैं, तो वो उन्होंने भाड़े पे कुछ जेएनयू के लड़कों को उठा लाया है। और ये लड़के कौन हैं? ये कांग्रेसी नहीं है, ज़्यादातर उसमें वामपंथी और नक्सलाइट्स हैं, जो सोनिया गांधी के दोनों अनमोल रतन, जो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, ये चारों तरफ से वामपंथियों से घिर गए हैं। और इसलिए ये हश्र कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। विरोध होगा, विद्रोह भी होगा। अभी सिलसिला कितना लंबा चलेगा, क्योंकि मेरी अपनी रीडिंग यही है कि राहुल गांधी से दुश्मनी करके कोई शख्स कांग्रेस पार्टी में जीवित नहीं रह सकता। उसको तो पार्टी छोड़नी पड़ेगी या फिर राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना पड़ेगा। तो दो ही ऑप्शन है, विद्रोह कीजिए, दूसरी पार्टी में जाइए, विद्रोह कीजिए या फिर संन्यास ले लीजिए। यही होने वाला है। जी बिल्कुल, पांचों राज्यों में जितनी बुरी तरह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी में विद्रोह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने खारिज की गई याचिका को बहाल कर दिया है। दरअसल याचिका में कृष्ण जन्मभूमि पर कथित तौर पर बनी मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। हालांकि 19 जनवरी 2021 को याचिका दर्ज करने वाले याचिकाकर्ता की गैरहाजिरी में इसे खारिज कर दिया गया था। डॉक्टर मनीष, क्या लगता है अब इस सुनवाई में क्या होने वाला है? देखिए, पहली तो बड़ी बात यह है कि ये मसला फिर से जीवित हो उठा। पहले इस जगह को लेकर के एक याचिका डाली गई थी। याचिका का मूल सार यही है कि जो अभी कृष्ण जन्मस्थान मंदिर है, उसके बगल में एक मस्जिद है और जो दस्तावेज बताते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था, जेल में हुआ था, और तमाम जो सबूत बताते हैं कि वो एग्जैक्ट प्लेस, वो जगह वो है जो फिलहाल इस मस्जिद के अंदर है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई इसे वापस चाहिए, तो याचिका डाली गई, पीआईएल डाला गया, तो उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले रिजेक्ट कर दिया था। आज जो खबर आई है कि उसको फिर से रिन्यू कर दिया गया है। अब इस पे सुनवाई होगी। अब सुनवाई होगी तो ठीक वैसे ही लंबी सुनवाई चलेगी जैसे राम मंदिर का चला था। अब किसमें क्या उसके साथ दस्तावेज है, क्या उस पर ये है, क्या कानूनी पक्ष है, लेकिन एक बात यह है कि ये मसला जो मृत हो चुका था कोर्ट के अंदर, वो पुनः जीवित हो गया है। अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि इसमें आगे कोर्ट किस तरह से करती है। जुलाई 10 शायद उसका डेट दिया गया है, पहली सुनवाई उस दिन होगी। यानी कि इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई बहाल तो कर दी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट का फैसला क्या आने वाला है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।